जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत शानदार होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को आप लोग करते हुए चल रहे होंगे। रिवीजन भी अच्छा करते होंगे और बहुत सारा स्वागत है तारा चौलिया, विनोद कुमार, नैन्सी, अनी, संजय, विवेक, कानाराम, कनिका सर। आज मेरा भी बर्थडे है जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी अपने जन्मदिन की। और जो लोग हमें शुभकामनाएं भेज रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। ठीक है। और जन्मदिन यूं तो दरअसल में 1 साल घटने की प्रक्रिया है ना। 1 साल हमारा कम हो चुका होता है, लेकिन इसी दिन जन्म हुआ होता है तो लोग सेलिब्रेशन भी करते हैं, उसको मनाते भी हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो आपका भी जब जन्मदिन आए तो बहुत अच्छे से बनाए, हमको पार्टी वार्टी देना। ठीक है। और जब हमारा जन्मदिन है तो पार्टी ले भी लेना। ओके। तो अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। और अब क्लास पे फोकस हम सब लोग करेंगे और फिर कुछ बातें होंगी तो वो कर लेंगे। ओके। आपको याद है मैंने आपको बताया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर 2 स्वतंत्र राज्य पैदा हुए थे, जिसमें एक था विजयनगर साम्राज्य। आप मुझे ईयर बता सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य कब पैदा हुआ था। कब पैदा होने का मतलब है कि विजयनगर साम्राज्य के लिए स्थितियां कब बनी थी। बताएंगे फटाफट से। बहुत बढ़िया। आप भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहें तो वो विजयनगर को पढ़ना है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के बारे में बहुत छोटे छोटे से की पॉइंट होंगे जो हमको याद रखने हैं। ठीक है। ठीक है। ओके। चलिए। विजयनगर साम्राज्य ये मध्यकाल में स्थापित होने वाला प्रथम हिंदू राज्य था। ठीक है। इसकी स्थापना 1336 में हुई और मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी। ऐसी एक बहमनी साम्राज्य मैंने आपको बताया था, जरा बताएं बहमनी साम्राज्य किस वर्ष में स्थापित हुआ था। 1347 में। ये दोनों चीजें मैंने मोहम्मद बिन तुगलक के सामने समय पर आपको बताई थी। विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे हरिहर राय और बुक्का राय। दरअसल में ये दोनों भाई थे। और दक्षिण में एक साम्राज्य होता था काकतीय वंश, उसके ये मंत्री यानी कि सामंत थे। सामंत का मतलब होता है मंत्री, क्लोज लोग जो होते थे। और एक बार ऐसा हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक की सेनाएं जब आपका वहां गई काम्पिल्य दक्षिण में, तो वहां से वो पकड़ के ले आई थी इनको, दोनों भाइयों को। अब दोनों को दिल्ली लाया गया और दोनों को से कहा गया कि भाई तुम दोनों को अब मुस्लिम बनना पड़ेगा, इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा। तो दोनों ने इस्लाम अपना लिया था और दोनों ये समझ गए थे अगर नहीं इस्लाम अपनाया तो यहाँ इनकी जान जा सकती है। फिर यहाँ इन्होंने कूटनीति रहते हुए आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर ही आपका मतलब उसके प्रति एक विश्वास जताया। और मोहम्मद बिन तुगलक को इनके ऊपर इतना विश्वास हो गया था कि दक्षिण में काम्पिल्य का जब दूसरा अभियान हुआ तो इन दोनों भाइयों को ही भेज दिया कि ये मेरे विश्वास पात्र है ना, मेरे विश्वास पात्र है। और मेरे विश्वास पात्र हैं तो जाकर के ये मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। और जब ये वापस जाते हैं, वापस जाते ही क्या होता है आपका, वापस जाते ही दोनों के दोनों अपने गुरुजी से मिलते हैं और वापस जाके ये बोल देते हैं कि भाई अब हम आपका मुसलमान नहीं रहेंगे और अब हम एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर रहे हैं उस क्षेत्र को जीत करके। यानी कि दिल्ली गए, दिल्ली धर्म बदल लिया इन्होंने, स्थितियां ऐसी थी। लेकिन जैसे ही मौका मिला वापसी की और अपने क्षेत्र को उसको अपने अधीन कर लिया। ठीक है। बहुत थैंक यू ओम प्रकाश, बहुत बढ़िया। निधि बहुत सही, अतुल भोकाल, अंजलि तिवारी। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, आएंगे। इन्होंने काम्पिल्य विद्रोह दमन के लिए भेजा गया। वहां पर एक विद्रोह हुआ था काम्पिल्य में कि भाई हरिहर राय और बुक्का राय इसको दबाएंगे जा करके। वहां इन्होंने मुलाकात की माधव विद्यारण्य से, जो इनके गुरु थे। ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, बहुत बार पूछा जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, हम्पी। हम्पी। हस्तिनावादी और विद्यानगर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये किस नदी के किनारे है। ठीक है। बहुत बढ़िया। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कुल राजधानी एक बार संख्या में बताइए, विजयनगर साम्राज्य की कितनी राजधानी रही थी। हम्पी, जिसको हमने बाद में या आधुनिक समय में हम विजयनगर कहते हैं,
तो एक बार बताएंगे फटाफट से। तो क्या कहेंगे, पहली राजधानी थी इसकी अनेगुंडी, फिर विद्यानगर यानी हम्पी बहुत लंबे समय तक रही और व्यापार का प्रमुख केंद्र थी। पेनागुंडा, कुछ साथी ऐसा लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, सर मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मुझको याद नहीं हो पाता है। बच्चे ये सब, इन सब चीज़ों की कोई दवाई नहीं आती है मार्केट में। अगर आप सोचते हैं किसी के पास इसकी दवाई है, या मैं आपको उलझा करके कुछ बताने लग जाऊं टिप्स इसके लिए कि आपको पढ़ाई नहीं आती है तो पढ़ाई कैसे करें, आपको याद नहीं होता है तो याद कैसे करें, ये सब कोई औषधियाँ बाजार में नहीं मिलती हैं। इसके लिए ज़रूरत होती है एक हौसले की और खुद पर विश्वास की। ना तो मेरे पास इसका कोई ट्रीटमेंट ना कोई दवाई है, और बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आ जाएंगे। सर मैं गेम की लत में 40,000 हार गया हूँ। तो तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है इस धरती पर? हम तो पिछले वर्षों से कहते रहे आपका गैम्बलिंग ऐप से दूर रहो। एस्ट्रोटॉक्स, ज्योतिष विद्या, फलाना, भविष्य देखना, ये करना वो करना, अमीर बन जाना रातों रात, है ना, कैट पर बातें करें, दूर रहो इनसे। क्या खाक पढ़ाई की थी तुमने? क्या क्या पढ़ते थे तुम? स्कूल में इतना सिखाया जाता है, हर स्कूल में नैतिक शिक्षा होती है, एथिक्स होता है, गलत और सही को बताया जाता है। जब आपने उसी को नहीं सुना तो मेरी बात क्या सुनोगे तुम, किसी और की बात क्या सुनोगे? और जिनको सुनना होता है, जो अच्छे लोग होते हैं, वो खुद ही अपना लेते हैं अच्छी चीज़ों को। उनको ज़रूरत भी नहीं होती कि भाई कोई अच्छी चीज़ें उनको बताए ही, वो खुद फर्क कर पाते हैं। आए कैसे करें? प्रैक्टिस सेशन पता है, प्रैक्टिस सेट पता है, हम एक आपका 1 दिसंबर से प्रैक्टिस सेट को शुरू कर रहे हैं। कितने लोगों को पता है प्रैक्टिस सेट का? प्रैक्टिस सेट्स 1 दिसंबर से हम शुरू करेंगे, और टाइम होगा मॉर्निंग में 9 AM। 9 AM जीएस का प्रैक्टिस सेट होगा, और उसमें हम आपका 25 सेट करा रहे होंगे। जिन साथियों ने अभी 25 सेट के बारे में नहीं पता है, ये 25 सेट हम उनके लिए करा रहे थे जो कि आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देंगे, और साथ में एमटीएस का जिनका एग्ज़ाम होगा। दिल्ली पुलिस आपका प्राथमिकता, ठीक है, एमटीएस आपका प्राथमिकता, याद रख लेना इस बात को। ठीक है, दिल्ली पुलिस और एमटीएस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये होगा ही, साथ में दिल्ली पुलिस का भी और एमटीएस का भी, ठीक है, ज़्यादातर का होगा। नहीं तो आपका सेम पैटर्न है, जीएस सेम ही है, एसएससी ही दोनों को कराता है। ठीक है, एडीक्यूटी बेस्ड इसको हम कराएंगे। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए। कितने वंश हुए? 4 वंश हुए, जिसमें पहला है आपका संगम, सालुब, तुलुब और आपका अरावीडू। इसको बोलेंगे सस्ता। बोलो एक बार, एक दो बार बोलो, सस्ता। पहला जो वंश है विजयनगर साम्राज्य, पूरे साम्राज्य में 4 वंश हुए, संगम, सालुब, तुलुब और अरावीडू। ठीक है, 1336 से 1485 तक सर्वाधिक समय तक आपका संगम वंश रहा। अरे अब छोड़ दो हैप्पी बर्थडे लिखना, अब क्लास पे फोकस करो। ठीक है, बुद्धुओं, मेरे प्यारे बुद्धुओं, मेरी बुद्धू बहनों, मेरे बुद्धू भाइयों, वापस क्लास पर पूरी तरह फोकस करेंगे। 1336 से 1485 सबसे लंबे समय तक, 1485 से 1505 कितने वर्ष हुए कुल? कुल 20 वर्ष तक रहा आपका सालुब वंश। तुलुब वंश रहा 1505 से 1570, और अरावीडू रहा 1570 से 1650। हमको याद रखना है आपका इसका क्रम, एक तो सस्ता, उससे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। मुझे आज भी याद है, दिल्ली पुलिस 2020 पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे आएंगे। शुरुआत करते हैं संगम वंश से। जो हरिहर और बुक्का थे, उनके पिता का नाम था संगम। क्या नाम था? संगम। हरिहर और बुक्का ने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की। संस्थापक रहे इसके हरिहर प्रथम, जिनकी उपाधक उपाधि थी वेद प्रतिष्ठापक, क्योंकि एक हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, और इसीलिए इसको कहा गया कि वेदों की जो स्थापना की है, फिर से एक मुस्लिमों का आगमन हो चुका था। मुस्लिम राजा जीत रहे थे, बहुत सारे मुस्लिम आक्रमणकारी विजयी हो रहे थे, साम्राज्य स्थापित हो रहे थे। ये तुगलक वंश के समय की बात है, तो इसीलिए इसको कहा गया वेद प्रतिष्ठापक, वेदों की स्थापना करने वाला। राजधानी इन्होंने अनेगुंडी बनाई, और हरिहर प्रथम ने अपने शासन के 17 वर्ष बाद विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। आपको याद रखना है संगम वंश का संस्थापक कौन था, हरिहर या बुक्का?
विजयनगर पूछेगा, विजयनगर साम्राज्य, तो बोलेंगे हरिहर और बुक्का। लेकिन पूछे उसमें पहला जो वंश था संगम वंश, वो किसके नाम पर स्थापित हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो हरिहर प्रथम। राजधानी इनकी हम्पी रही, और इसी के समय 1346 में होयसल या वारंगल, वारंगल है ये तेलंगाना में। देखिए ऐसे समझिए, आपने मैप देखा है, हाँ जी भैया, तो मैप में कर्नाटक भी देखा होगा, जी भैया। तो जो कर्नाटक है और आपका जो वारंगल है, ये कहाँ पर है, आप इसको समझिए ऐसे जैसे आज का वर्तमान में आपसे बोलूं तेलंगाना। तो कर्नाटक और तेलंगाना आप दोनों को जानते हैं। तो विजयनगर ने आपका वारंगल यानी कि तेलंगाना क्षेत्र को हराया। यहाँ का राजा था वारंगल का बल्लाल थर्ड, जिसको इन्होंने हराया था। अब ये होयसल वंश जिसको ये हरा रहे हैं, उस होयसल वंश के बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है, आप चाहें तो पढ़ें, ना चाहें तो ना पढ़ें। होयसल वंश की राजधानी बेलूर हुआ करती थी, जिसको हम हैलोबिड भी बोलते हैं। हैलोबिड बहुत पूछा जाता है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। द्वार समुद्रम भी इसकी कुछ समय राजधानी रही थी। कभी कभी हैलोबिड नहीं मिलता है, पूछता है होयसल वंश की राजधानी क्या थी। होयसल वंश की राजधानी, तो कुछ समय उसकी कैपिटल रही थी आपका द्वार समुद्रम, द्वारा समुद्रम। इसके संस्थापक जो थे होयसल वंश के, वो थे निरपकाम, निरपकाम। और जो होयसल वंश रहा था, वो रहा था आपका 1026 से लेकर के 1343। ये वंश का शासन काल है, ये मत सोचना चाहिए निरपकान ने 317 वर्षों तक शासन किया। इतना कम आईक्यू तो नहीं है ना किसी का भी जो ये सोच ले जी निरपकाम गद्दी पर 317 साल बैठा होगा। इतनी उम्मीद मैं आपसे करूंगा कि एक आप अच्छे आईक्यू के बच्चे होंगे, ठीक है। दिल्ली पुलिस में हमारा मानना भी है कि अच्छा आईक्यू का एक बच्चा जाता है। हरिहर प्रथम के बाद में कौन बैठता है, बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम, इनके वर्ष किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक राजा का वर्ष आएगा, वो हम आपको बताएंगे जो याद करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। सर मैं लाइव पर नहीं पढ़ता हूँ, वो आपका इशू है, वो आप देखिए, ठीक है। बुक्का प्रथम अन्य नाम तीनों समुद्रों का स्वामी। तीनों समुद्रों का स्वामी यानी ये कहा जाता है, तीन समुद्र से क्या मतलब है, इधर कौन सा सागर है, इधर कौन सा सागर है, यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अरब सागर है, सारे लोग जानते हैं भारत के तीन तरफ, इस क्षेत्र को इसने जीता। उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक यानी वैदिक धर्म को प्रोत्साहन इसने दिया, ठीक है। मदुरई को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में इसने मिला लिया। मदुरई कहाँ था ये, तमिलनाडु जो क्षेत्र है आज का तमिलनाडु, उसको भी जीत करके, अभी हमने बताया था किसको जीता था, हरिहर ने आपका वारंगल क्षेत्र को जीता था, वारंगल, वेरी गुड। आगे आएंगे, बहमनी राज्य से इसने संघर्ष शुरू किया और 1368 में मोहम्मद शाह बहमनी को हराया और रायचूर देहात क्षेत्र को इसने जीता। यानी जो बहमनी भी स्वतंत्र हो गए थे ना मोहम्मद बिन तुगलक के समय, उनसे भी इन्होंने संघर्ष किया। मुदगल का किला, अदौनी का युद्ध, इसमें सबसे पहले प्रयोग किया विजयनगर साम्राज्य ने, ये सब पढ़ने की बातें हैं। हरिहर द्वितीय इसके भी पिता थे, बुक्का प्रथम, उपाधि इसकी रही महाराजा धीराज। इतने मोहम्मद शाह द्वितीय को हराया, गोवा और दाहबोला को जीता। हरिहर द्वितीय के दरबार में रहते थे माधवाचार्य। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि माधवाचार्य नाम के विद्वान दक्षिण में किस वंश से संबंध रखते थे। तो पहले तो आप बोलेंगे किससे संबंध रखते हैं, विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य में भी किसके दरबार में थे, हरिहर द्वितीय के दरबार में। यह बहुत बार पूछा जाता है, सुदर्शन संग्रह बुक को किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, किसने लिखा है बताएंगे, माधवाचार्य ने लिखा है। विरूपाक्षिक शासक हुए, नहीं पढ़ना है। बुक्का द्वितीय एक शासक हुए, 1405 से 1406 एक साल रहे। देवराय प्रथम एक शासक हुए, 1406 से 1422। ये व्यक्ति फिरोज शाह बहमनी से हार गया सोनार की बेटी के युद्ध में। बाद में इसने तेलंगाना क्षेत्र से मदद ली और फिरोज शाह बहमनी, जो कि बहमनी वंश का एक शासक था, उसको हराया। इसके टाइम पर इटली से निकोलस कोंटी आया। निकोलस कोंटी कौन है, एक विदेशी यात्री है, एक फॉरेन ट्रेवलर है, विदेशी यात्री। और याद रख लेना, दिल्ली पुलिस के सेगमेंट में कोई भी विदेशी यात्री यदि आया है तो वहां से क्वेश्चन हमेशा एक पूछे जाने के चांसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा तो दिल्ली पुलिस
आपका इब्न बतूता को रिपीट करती है। एक बार फिर से आंसर करें मुझे। इब्न बतूता, क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे, इब्न बतूता किस देश से आया था? परफेक्ट सा आंसर आना चाहिए सारी क्लास का, मजा आ जाएगा। मुझे लगेगा कि हाँ मैं जीवित बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, है ना जो जिंदा हैं। इन्हीं के समय पर श्रीनाथ नाम का एक विद्वान रहता था। हरविलास इसकी रचना का नाम है, देवराय प्रथम की। तुंगभद्रा नदी पर इन्होंने एक बांध बनवाया था, नहरें निकलवाई। जैसे उत्तर में आपका नहरें किसने लिखवाई निकलवाई थी, तो आप कहोगे भैया फिरोज शाह तुगलक ने निकलवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने। सर मैंने नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट कर लिया था। अगर आप नायक 2.0 कर चुके हैं तो ये 25 सेट जो दिल्ली पुलिस के होंगे इनको भी आप करना जरूर, है ना। यदि आपने पिछला वाला नायक और नायक 2.0 कर लिए थे, मैं आपको बता देता हूँ, आपने पिछली हमारी नायक सीरीज आई थी और नायक 2.0 आया था, ये दोनों आप कर चुके थे, तो आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है तो। लेकिन अगर मैं बता दूं आपने नायक नहीं की थी, नायक 2.0 की है, तो अभी डीपी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए प्लस आपका एमटीएस है, तो फिर ये सीरीज आप करना। 25 सेट है, ये मैं आपको बता रहा था। ठीक है, 25 सेट में अगर मैं आपसे बताऊं, 25 सेट में हम लगभग आपका 30 × 25 कितना हो जाएगा? 750 क्वेश्चन, और 750 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाई 10, लगभग हम आपका 7500 क्वेश्चन आपको इसमें रिवाइज करा रहे होंगे। और हम आपको मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, देखिए आपको पता होना चाहिए, हिट करे एग्जाम में क्वेश्चन मिले, तो इतने अच्छे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे कि इतने क्वेश्चन में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने की उम्मीद रहेगी कि आप एज इट इज़ एग्जाम में उनको पाएंगे, अगर आप अच्छे पढ़ते हुए। ऐसा नहीं होता कि भाई नहीं भैया कि आप प्रैक्टिस सेट से मैं 50 में से 50 कर दूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। आप अभी मान के चलो अपने स्कोर को लेके चल रहे हैं 20 पर, अभी आपका 20 है, तो मैं ये कहता हूँ 50% इंक्रीज हो जाएगा आपका। तो 30 तक पहुंच गए, मान के चलो 30 है, तो कहाँ पहुंच जाएंगे भैया? 45 पहुंच जाएंगे? नहीं, स्कोर की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। 45 पहुंचने के लिए आपको 40 का आज स्कोर आपका होता हो, मैं आपसे कहूँ 30 प्लस स्कोर आज आपका मॉक में होता है जीएस में, तो आप पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है। देवराय द्वितीय हुए जिनकी रचना है महानाटक सुधानिधि। गज बेटकर की उपाधि इनको दी गई एक हाथी के लिए। सबसे महान शासक माना गया इनको। बताइए कौन सा वंश पढ़ रहे हैं हम? विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा वंश पढ़ रहे हैं हम? सालव वंश। सबसे ज्यादा मुस्लिम सैनिक इन्हीं के यहाँ पर थे। ईरान से एक विदेशी यात्री आया था अब्दुल रज्जाक, वो आया था किसके समय? देवराय द्वितीय के समय। और निकोलस कॉन्टी, देवराय निकोलस कॉन्टी किसके समय पर आया बताएंगे फटाफट से? देवराय प्रथम के समय। ठीक है, तो सालव सालव वंश पढ़ रहे हैं हम, बताएंगे जी फटाफट से, सारे लोग आंसर करें। बहुत बढ़िया। सर मैं कमेंट करता हूँ तो पीछे रह जाता हूँ क्लास में, तो कमेंट करते क्यों हो बुद्धू, मत किया करो तुम्हारी तो एक क्लास ना अलग से चलनी चाहिए, एक क्लास में अलग करा के तुमको उसमें बताना चाहिए तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए, बहुत सही बहुत सही। संगम वंश, बोलिए फटाफट से, एक बार रिवाइज करिए इसको जो पढ़ा है अभी आपने, एक बार फटाफट से रिवाइज करिए और आंसर करिए। आंसर करिए, कोई क्वेश्चन पूछे, कोई क्वेश्चन है तो आपका। भैया इब्न बतूता मोरक कहाँ से? मोरक्को से, मूर देश से आया था। गुंजन का आंसर है, एकदम ठीक है। गुंजन दीदी एकदम ठीक आंसर है। बहुत बढ़िया। सर क्या 45 स्कोर आता है? बहुत बच्चों का आता है, पिछली बार के रिजल्ट्स मुझे आज भी याद है, कई बच्चों ने स्कोर बताया था अपना 45 के आसपास, 46 भी रहा था। निशांत था वो लड़का, पिछली बार रैंक 1 थी उसका, 46 47 के आसपास स्कोर था ना।
बोलेंगे फटाफट से? बात क्लियर है? आगे बढ़े, थम्स अप करो। 1333 में आया, बहुत बढ़िया। मोरक्को की राजधानी रबात है। देखिए कुछ बच्चे खुद को कंटेंट से इतना रिलेट करके रखते हैं हमेशा, और ऐसे स्टूडेंट्स ही कम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट होने लायक स्थिति में होते हैं कि उनके दिमाग में आया मोरक्को, तो तुरंत सोचा राजधानी क्या है। जो एक चीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या उनके आंसर सोच पाए तो मतलब उसका परफेक्ट माइंड चल रहा है। कुछ अभी भी इस दुनिया में है सर, वोट चोरी के बारे में बता दो। कोई किसी और दुनिया में है, कोई किसी और दुनिया में है। तुम किसी और दुनिया में रह जाओगे, दुनिया कहीं और चली जाएगी। अच्छे से पढ़ा करें भैया, फोकस करेंगे। सालो वंश जिसके संस्थापक रहे नरसिंह, इनको प्रथम बलापहार कहा गया। बलापहार का क्या मतलब है भैया? बलापहार का मतलब होता है बल के द्वारा किसी चीज को अपहार कर लेना, अर्थात किसी चीज को जबरदस्ती छीन लेना। तो जो सत्ता थी पिछले शासकों से, वो अपने इसके भाई लोग थे, उनसे इन्होंने सत्ता छीन ली बल के द्वारा, नरसिंह ने। ठीक है। फिर वंश आता है तुलुप वंश, क्योंकि नरसिंह ही रहा कुछ समय तक। इसने भी सत्ता छीनी और इसके संस्थापक रहे वीरन सिंह। वीरन सिंह, क्योंकि इनसे पहले जैसे सत्ता छीनी गई थी इनके, जैसे कि नरसिंह ने छीनी थी, ऐसे ही सत्ता इन्होंने हासिल की, तो इसीलिए इनको बोला गया द्वितीय बलापहार। द्वितीय बलापहार मिटा देते हैं हम। अर्थात ये दूसरे शासक हुए इस वंश में जिन्होंने बल से गद्दी को हासिल किया। बलापहार समझ गए, बलापहार क्या होता है? अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट शासक पूरे विजयनगर साम्राज्य में तुलुप वंश के दौरान कृष्ण देवराय द्वितीय हैं, जिनको आपको नहीं भूलना है। कृष्ण देवराय द्वितीय 1509 से 29 तक वैष्णव धर्म को ये मानते थे। वैष्णव धर्म क्या है? जैसे आपने देखा होगा शैव धर्म, कुछ लोग भगवान शिव के उपासक होते हैं। जो भगवान शिव के उपासक थे उनको कहा गया था शैव, शैव। और जो भगवान विष्णु के उपासक थे उनको कहा गया था विष्णु। ठीक है, विष्णु कहा गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुलशन तुम चाय पियो, खूब चाय पियो। दिन में तुम्हें कम से कम 20-30 बार चाय मिले। वैष्णव धर्म का अनुयायी विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे ये। इनकी उपाधि है अभिनव भोज, आंध्र पितामह है, और आंध्र भोज, आंध्र भोज। इनके समय को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, तेलुगु साहित्य यानी तेलुगु साहित्य को जो फलने और फूलने का मौका मिला। साहित्य मतलब तेलुगु में जब रचनाएं हुई, जब तेलुगु भाषा में पुस्तकें लिखी, तो तेलुगु कवियों को, तेलुगु लेखकों को जो संरक्षण दिया था वो सबसे ज्यादा कृष्णदेवराय द्वितीय ने दिया था। अरे यार तुम्हें गिफ्ट विफ्ट भेजने चाहिए थे मेरे लिए। हैप्पी बर्थडे, सूखा सूखा हैप्पी बर्थडे लिख रहे हो। तोहफे कहाँ, तोहफे? इसके इनके समय को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इन्होंने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यद यानी कि विश्वविद्या की रचना की थी। इतनी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, एसएससी बहुत पूछती है, याद रख लेना अपने हर एग्जाम में। ठीक है। बाबर ने अपनी पुस्तक तुजु के बाबरी में दक्षिण का सबसे महान शासक इनको बताया। जब बाबर आएगा इनके समकालीन था बाबर भी, क्योंकि बाबर बताओ किस वर्ष आया भारत में? 1526 में आया बाबर। तो ये भी कब तक शासन कर रहे हैं? 1529 तक। बाबर का शासन रहा है 1526 से 1530। यानी बाबर जब उत्तर भारत में था तो दक्षिण में कौन थे? कृष्णदेवराय द्वितीय। इन चीजों का लॉजिक रखा करो। उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र को हराकर तेलंगाना क्षेत्र इन्होंने जीता। पुर्तगालियों से मित्रता की घोड़ों के लिए, और 2 पुर्तगाली यात्री विजयनगर से इनके समय पर आए। बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी। अभी याद है देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय के समय पर? देवराय प्रथम के समय पर निकोलस कोंटी, देवराय द्वितीय के समय पर हमने आपको क्या नाम बताया वो आप एक बार हमें बता दीजिए फटाफट से। देवराय द्वितीय के समय पर कौन व्यक्ति है जो आया था? अभी हमने वो नाम आपको बताया था, वो आपको बताना है। 2 पुर्तगाली यात्री विजयनगर आए, बाराबोसा और डोमिंगो पायस। अष्ट दिग्गज इनके दरबार में रहते थे। जैसे आप जानते हैं अकबर के दरबार में नौरत्न रहते थे। भारत में जब हम आपको यही इसी बैच में प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि एक शासक रहे आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके भी दरबार में नौरत्न रहते थे।
तो ऐसे पहले राजा लोग विद्वान लोगों को अपने पास में रखते थे, विद्वान लोगों को। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। अब्दुल रज्जाक आया था, कासिफ उद्दीन, एकदम सही आंसर आपने दिया, बहुत बढ़िया। शिवानी दीदी सही आंसर है एकदम से। डेविल एकदम से सही आंसर है। अबूजार एकदम से सही आंसर है। अंकित एकदम सही आंसर है, बहुत बहुत। मधु बहुत बढ़िया। हमारी बहन का नाम है, हमारी 3 बहन है, मतलब बहन तो लाखों भी हैं हमारी अगर आप माने तो, लेकिन 3 बहन है हमारी, तो हमारी सिस्टर का नाम मधु ही है, बीच वाली का। अष्ट दिग्गज इनके दरबार में रहते थे, आठ आठ दिग्गज, ठीक है। 8 विद्वान थे, और इनमें एक विद्वान का नाम था तेनालीराम। तेनालीराम के किस्से हम तो छोटी कक्षाओं में बहुत पढ़ के आए थे, आपने शायद पढ़े हैं या नहीं। आपको पता होना चाहिए, जैसे अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था, बीरबल, उसी तरह से जो कृष्ण देव राय थे, ठीक है, कृष्ण देव राय, उनका बोलेंगे फटाफट से, उन्हीं का जो सबसे फेवरेट था वो था तेनालीराम, और सबसे विद्वान व्यक्ति इसको कहा था। सर एड्रेस भेज दो, गिफ्ट भेज देंगे। नहीं, गिफ्ट की जरूरत नहीं है, ये हमने मजाक में बोला है। आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया है, ठीक है, बस अपने जन्मदिन पर मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप अपने सपनों को पूरा करें, उनके लिए जी जान से लड़ें। आज स्ट्रगल हो सकती है, कल जब आप सफलता को पालेंगे तो ये स्ट्रगल आपके लिए सबसे सुखदाई होगी। अगर सफलता को नहीं हासिल कर पाओगे तो ये स्ट्रगल सबसे दुखदाई होगी। अपना जीवन बहुत स्ट्रगल से भरा रहा, शायद जो एक्सपीरियंसेस होने चाहिए ज़िंदगी में वो सब किए, बहुत नज़दीक से किए। गरीबी का, एक मेधावी छात्र होने का, यारों का यार होने का, प्यार होने का, है ना। और आज भी संघर्ष जारी है, एक मतलब कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। अपने जन्मदिन पर यह भी उम्मीद करूंगा कि आप सबका प्यार उसके लिए मिलेगा मुझे, है ना। वो जर्नी है कुछ बदलने की। बहुत लोग आए इस धरती पर, कुछ बदलना चाहते थे, बहुत लोगों ने बहुत सारे परिवर्तन भी लेके आए। बहुत सारे लोग परिवर्तन नहीं भी ला पाए बहुत प्रयासों के बाद में, लेकिन मायने प्रयास के हैं, मायने निष्कर्ष के नहीं है। कुछ निष्कर्ष निकलेगा या नहीं निकलेगा, बात यह है कि क्या प्रयास है, और वो बड़ा सोच समझ के सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या बेहतर होगा, हमें किस पक्ष में होना चाहिए। तो मैं आचार्य चाणक्य जी की उस बात में विश्वास रखता हूँ कि हमको हमेशा सत्ता के विरुद्ध में होना चाहिए, तभी सत्ता सही काम करती है और करना शुरू करती है। मैंने इसका पिछले, आप भी जानते हैं, 4 महीनों से मैं लगातार गाँवों में, मैं गाँवों को साफ कर रहा हूँ, वहाँ पेड़ लगा रहा हूँ, वहाँ बच्चों को आर्थिक रूप से फाइंड आउट करके उनकी काउंसलिंग, उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करना, क्या उनकी रिसोर्सेज मैं उनको दे सकता हूँ, क्या हेल्प कर सकता हूँ। कहीं लाइब्रेरी खुलवा रहे हैं, कहीं तालाबों को हम साफ करवा रहे हैं, मतलब मैं लोगों से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं एक बात जान पाया हूँ कि हाँ, परिवर्तन आता है अगर व्यक्ति करना चाहे तो। यही उम्मीद आपसे करेंगे कि आपके सपने पूरे हों, और जो हम चाहते हैं उसमें हम कामयाब हों, और हम साथ मिलके कामयाब हों, ठीक है। लेकिन आपकी कामयाबी के मायने अभी ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी आप मुझसे कम एज के और अभी यंग एज में हैं। आपके आगे अभी बहुत सारा भविष्य है। अभी हमने बहुत कुछ अचीव किया, अपनी मेहनत से अचीव किया, दिन रात मेहनत करके अचीव किया था। और जब लगभग आपकी एज में बहुत पढ़ाई हमने की है, बहुत। आप भी खूब पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए, और आप बहुत शानदार करेंगे अपनी ज़िंदगी में, ये उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। बस आपको ह्यूमन बनना है, मैं वही लोगों से कहता हूँ। आपको किसी संकीर्ण विचारधारा का, किसी फिक्स पाथ को किसी और के कहने से नहीं चुनना है। आपको अपना पाथ खुद चुनना होगा, आपको थॉट प्रोसेस अपना बनाना होगा, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी तुमको कोई बता रहा है वो किसी की सोची समझी एक प्लानिंग हो सकती है। वो कुछ चाहते थे, दुनिया में उन सारी मान्यताओं को आप रद्द कर देना जो विभाजनकारी हों, जो आपको किसी एक विशेष वर्ग का बनाते हों, जो आपको बांटते हों दुनिया से। वो सब रास्ते किसी देश को, इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ एक गलत राह पे, गलत मंजिल पे लेके जाएंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी राह गलत मंजिल पे ना जाए, तो आप बस इंसान बन जाना। और दुनिया में सबसे बड़ा अचीवमेंट और उपलब्धि, मैं ये कहता था अपने साथियों से, कि आप अगर सफल हो भी गए और आप इंसान नहीं बने,
आपकी नौकरी भी लग गई और आप इंसान नहीं बने, वही रूढ़िवादी सोच के, उन्हीं मान्यताओं में बंधे हुए, दकियानूसी सोच जो किसी और अन्य व्यक्ति के द्वारा आपके दिमाग पर थोपी गई, आप उसको नहीं त्याग सकते तो कोई अर्थ नहीं है। अगर आप इंसान बन जाते हैं, आपको लोगों को दुख में देखकर दुख होता है, लोगों को सुख में देख करके खुशी होती है, तो आप इंसान बन चुके हैं। जब आप कोई पैमाना नहीं लगाते दुख और सुख का, जब किसी गरीब को देख करके आपको दया आएगी और हमेशा दया आएगी, जब आप ये नहीं सोचेंगे नहीं ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ठीक है, ये जैसा भी है, उस पर जब आप टिप्पणियां नहीं करेंगे, जब आप गलत नहीं सोचेंगे, तो आप बेहतर हो चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, यही गिफ्ट है, बस ये सोच लेना। एक बार थम्स अप करके बताओ भैया ये अपनाएंगे, हम इंसान बनेंगे, और यही हमारे लिए जन्मदिन का गिफ्ट है आपकी तरफ से। मैं हमेशा कहता हूँ कि सुनेंगे लाखों, कोई एक भी, यदि कोई एक की संख्या भी होगी, वो खुद को बदलेगा, और हमने बदला है, लाखों को बदला है ना। आएंगे एक बार। पांडुरंग महात्म्य, क्या बोलोगे? पेद्दन और नदी तिम्न, ये बुक हैं, किसकी हैं आपका? पांडुरंग महात्म्य ये बुक है तेनालीराम की, और ये पेंदन, पेंदन बुक मत समझ लेना भैया, पेंदन एक व्यक्ति थे जो विद्वान व्यक्ति थे, ठीक है। ये भी दरबार में रहते थे आपका, किसके दरबार में बोलेंगे? कृष्णदेव राय द्वितीय के दरबार में रहते थे। निर्माण कार्य, नागलपुर शहर बसाया इन्होंने, हजारा मंदिर बनाया भगवान राम को समर्पित, विठल स्वामी मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित इन्होंने बनवाया। एक शासक आए, अच्युदेव राय, 1529 से 42 रहे। भाई 1509 से 29 कौन है? कृष्णदेव राय द्वितीय है। हाँ, मैंने एक चीज बतानी भूल गया आपको, मैंने ये कहा था ना आपसे एक शासनकाल याद रखना, तो ये शासनकाल याद रखना है आपको, ठीक है बॉस? ठीक है, ओके ओके ओके, वेरी गुड। सदाशिव राय, लेकिन वास्तविक शक्ति रामा राय जो 70 वर्ष के थे, इनके हाथों में थी। सदाशिव राय के ऐसे समझिए मंत्री थे या सेनापति थे। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण जो व्यक्ति रहा वो सदाशिव राय रहा, विलासी शासक था, बस उसको सुख चाहिए था। इसी के समय पर तालीकोटा का युद्ध हुआ, दिल्ली पुलिस बहुत बार रिपीट करती है, एसएससी बहुत पूछता है। इसको बोलते हैं 23 जनवरी 1565 में ये हुआ तालीकोटा का युद्ध, जिसको हम क्या बोलते हैं? राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। ये किससे हो गया था? आदिल शाही वंश से हो गया था, रामा राय का। रामा राय नाम क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि वास्तविक शक्ति किसके पास थी? रामा राय के पास में वास्तविक शक्ति थी, ठीक है, रामा राय के पास में। अरावीडू वंश, ये सबसे अंतिम वंश था, सबसे कमजोर वंश रहा, इसके संस्थापक थे तुरुमल। राजधानी रही पेनगुंडा। वेंकट द्वितीय के समय पर चंद्रगिरी अंतिम राजधानी रही, और अंतिम जो शासक रहे वो रहे रंग तृतीय, रंग तृतीय। तो मैंने आपको बताया विजयनगर साम्राज्य में मुश्किल से 10 से 12 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, जिनको आपको नहीं भूलना है, ठीक है बॉस? फिर हम शुरू करेंगे आपका मुगल साम्राज्य को, बहमनी इसके बाद पढ़ेंगे कभी बीच में। बहमनी में वैसे उसकी स्थापना याद रखना 1347 हसन गंगू, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुगल साम्राज्य, मुझे बताइए एक बार फटाफट से, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रही थी? पहले इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रही थी, तब हम आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश रहे थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, एक बार बताएंगे फटाफट से, एक बार फटाफट से बताएंगे। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर रहे थे आपका 5 वंश, आपको सबको पता होगा 5 वंश कौन कौन से थे? गुलाम था, खिलजी था, तुगलक था, सैयद था, लोधी था। तो पहली शुरुआत कहाँ से हुई थी गुलामों की? 1206 से 1290। खिलजी रहे 1290 से 1320, तुगलक रहे 1320 से लेकर के 1414, ठीक है। फिर आपके आते हैं आपका, क्या बोलोगे, सैयद 1414 से 1451, और फिर लोधी रहे आपका 1451 से 1526। तो 5 वंश हुए थे दिल्ली में। कितने वंश हुए थे? 5 वंश हुए थे भैया, 5 वंश, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत कहेंगे कुल मिलाकर 1206 से 1526 तक रही। तो कुल कितने वर्षों तक? 320 वर्षों का शासन रहा, 320 वर्षों का, ठीक है। इसके बाद में आपको पता होगा जब अंतिम वंश था वो कौन सा था? लोधी वंश। और लोधी वंश को जो शासक था अंतिम, इब्राहिम लोधी, जो 1517 से 1526 था, उसको किसने हराया आकर के? बाबर। तो बाबर बाहर से आया, संघर्ष करता हुआ बाबर आया भारत में।
तो मुगलों के बारे में जानिए। मुगल जो 1526 से 1857 तक रहे, कुल कितने वर्ष हो गए 1526 से 1857, बताइए फटाफट से। आप कहेंगे भैया ये टोटल हो गए हमारा कुल मिलाकर के 331 वर्ष। कितना? 331 वर्ष। ठीक है। और इन 331 वर्षों में बीच में क्या हो जाता है, सूर्य वंश आ जाएगा 15 सालों के लिए। तो उन 15 सालों को काउंट मत करो, 15 वर्ष इसमें से घटा दो, तो कितने बचे? 316 साल। यानी मुगलों का जो शासन रहा वो कितने वर्ष रहा है? मुगलों का जो शासन रहा वो कितने वर्ष रहा है? तो आप कहेंगे 316 वर्ष रहा है। 316 वर्ष कितना रहा, बताएं फटाफट से। 316 वर्ष रहा। मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक है वो बाबर है। बाबर का जन्म 1483 में हुआ, वैलेंटाइन डे के दिन। अन्य नाम इसका जहीरुद्दीन बाबर था। परगना उज्बेकिस्तान में ये पैदा हुआ। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जिसकी मृत्यु हो गई थी 1494 में। यानी कि अपने पिता की मृत्यु के समय 11 वर्ष 4 माह का था और साम्राज्य के लिए इसने लड़ना शुरू कर दिया था। और आज अभी भी आप उम्र के लिए बहाना बना रहे हैं। उद्देश्य था इसका समरकंद हिस्से को पाना, जो इसके पिता का सपना भी था। पहला प्रयास इसने उसके लिए 1494 में किया, असफल रहा। आप योजना बनाएंगे, आप लक्ष्य बनाएंगे, आप असफल होंगे, लेकिन हमारी यात्रा बंद नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्रयास इसने 1497 में किया, समरकंद को इसने जीत लिया, लेकिन कुछ दिन बाद समरकंद इसके हाथों से चला गया। तीसरा प्रयास 1501 में किया। ठीक है, समरकंद को इसने अंतिम रूप से जीत लिया था। अपने पिता की तरफ से इसकी पांचवी पीढ़ी जो थी तैमूर लंग से संबंधित थी। बताइए, तैमूर लंग याद है, जो 1398 में भारत आया था, यानी उसकी पांचवी पीढ़ी है ये। फिर भाई एक पीढ़ी होती है ना, लगभग 100 बोलते हैं, लगभग एक 20-30 साल में एक पीढ़ी आ जाती है अगली। तुम्हारी शादी हो जाएगी मान के चलो 20 की उम्र में, 25 की उम्र में, 30 की उम्र में, तो कभी भी हो सकती हो। तुम तय करोगे? नहीं, तुम तय कैसे कर लोगे? तुम तय नहीं करोगे। मतलब जो भी है XYZ कंडीशन, ठीक है, करना चाहिए, वैसे पता होना चाहिए। पिता की तरफ से पांचवी पीढ़ी, माता की तरफ से 14वीं पीढ़ी। आपको याद है इल्तुतमिश के समय पर इल्तुतमिश ने एक जलालुद्दीन मकबरनी आया, उसकी हत्या करके किस तरह भारत पर होने वाले चंगेज खान के आक्रमण को टाल दिया था। ठीक है। तो माता की तरफ से ये 14वीं पीढ़ी है, तो वो तो 1221 में था चंगेज खान, तो भैया बहुत समय हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड। सुरेंद्र जी, कुणाल बहुत थैंक यू, मोनिका बहुत थैंक यू, अनमोल मावी जी बहुत शानदार। क्लास के नोट्स प्रोफाइल नहीं हो रहा है सर। प्रोफाइल मतलब? नहीं, वो तो दिखना चाहिए यार, सोन हो रहा होगा, प्रोफाइल नहीं हो रहा है क्या मतलब? सर मैंने आज तक हिस्ट्री नहीं पढ़ी, भैया पढ़ लो। क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। आपसे पहले क्या तुम डेटा साइंस पढ़ रहे थे? नासा के लिए काम कर रहे थे तुम? इसरो में काम कर रहे थे? क्या कर रहे थे? ये बताओ क्या कर रहे थे? चलिए आई, मेरी बातों को बुरा नहीं मानना है ना। थोड़ा लाइट में, जैसे घर की जैसी फीलिंग में रहा करो। घर में पढ़ाई चल रही है और सीरियस होके भी पढ़ना है थोड़ा सा, है ना। आएंगे। 1504 में इसने काबुल पर आक्रमण किया था। काबुल यानी कि आज का जो अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान है, उस क्षेत्र पर इसने, यानी भारत की तरफ बढ़ रहा है और खुद को पादशाह की उपाधि धारण करता है। बाबर का भारत क्षेत्र पर जो पहला आक्रमण हुआ वो यूसुफ जई जाति पर हुआ। यहाँ इसने बाजौर क्षेत्र को, बहरा, इन क्षेत्रों को जीता। ठीक है, सिंध क्षेत्र की तरफ आके, जहाँ आज पाकिस्तान है वहाँ 1519 में इसने पेशावर को जीता। तीसरा इसका हुआ सियालकोट में, 1520 में उसको जीता। लाहौर क्षेत्र जो आज पाकिस्तान वाला, 1524 में जीता। यानी आज भारत की जो मुख्य भूमि है उसमें आने से पहले ये कितने युद्ध जीत चुका था, मुझे बताएं फटाफट से। कितने युद्ध ये जीत चुका था? तो एक क्वेश्चन आता है बड़ा अच्छा कि भाई बाबर ने भारत पर विजय प्राप्त करने से पहले और भारत में उसने कुल कितने युद्ध किए जो उसके बड़े और निर्णायक युद्ध रहे? तो कुल बाबर के 8 युद्ध हैं, लेकिन भारत की भूमि के अंदर उसके 4 युद्ध हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आपका, CAPF में पूछा गया आपका, पहले एक बार FCI में भी पूछा गया था, फिर एक बार रिपीट हुआ था
पेज 12 के एग्जाम में कि बाबर के तो कितने 8 युद्ध, लोग कंफ्यूज हो जाते, नहीं तो बोलते 4 युद्ध लड़े बाबर ने। तो 4 पहले, 4 भारत की सीमा के अंदर, कुल कितने अटैक हैं? 8 अटैक। तो बाबर के 4 युद्ध हैं आपका, बोलते हैं आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, अभी बताएंगे इकट्ठा, है ना। प्रथम युद्ध ये तो मैं आपको बता चुका था, 21 अप्रैल 1526 में बाबर तोपवोप लेके आया था, तोपवोप लेके। इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत एक पक्ष में थे। बाबर और दौलत खां लोदी, ये पंजाब का गवर्नर था, है ना, और लोदियों का चाचा भी था पंजाब का गवर्नर। आलम खां लोदी, ये सब लोगों ने सोचा था कि भाई यार हम भी सत्ता हासिल करें, और ये खास परिवार था लोदी परिवार, ठीक है। उन्हीं की खिलाफत इन्होंने की, लोदी वंश की, और बाबर से जाकर के मिल गए। इस युद्ध में बाबर ने तुगलुमा नीति का प्रयोग किया। तुगलुमा नीति है, तोप लेकर के आया बाबर, उन तोपों को उसने सजाया, किस तरह से तोप चलेंगी, कैनन्स किस तरह से यूज होंगे। तोप समझते हो ना, गोला फेंकने के लिए। भारत में नहीं थी टेक्नोलॉजी, तलवार लेकर छुक 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 छुक, काट फाट करने को डोल रहे थे, लेकिन सामने से तोप लेके आ गया कोई, बोला भैया ये क्या चीज है, बोला भाई सेना फाड़ देगा पूरी को। अरे, रूमी उस्मानी विधि, तोप किस तरह चलेंगी, कैसे उनकी व्यवस्था होगी, इसको बोलते रूमी या उस्मानी विधि। युद्ध में तोप का प्रयोग, तोप का संचालन करता था, इसका व्यक्ति था उस्ताद कुली खां। बंदूक वाली टीम लेके आया डिश्कियाओं, ये टीम मुस्तफ़ा इसका हेड था। इस युद्ध के बाद इसने जो कुछ भी क्षेत्र जीता, इसके सैनिकों ने सोचा ओहो, जो सपना देखा था वो पूरा हुआ। तो इसने खुले दिल से लोगों को पैसा बांटा, इसको बोला गया बड़े दिल वाला। बड़े दिल वाला मतलब कलंदर, बोलते हैं ना, मस्त कलंदर, तू ही सिकंदर तू ही मस्त कलंदर। तो इसको कलंदर कहा गया क्योंकि इसने खूब यहाँ पर धन को बांटा था। दूसरा है इसका खानवा का युद्ध, 1527 में हुआ। इसमें राणा सांगा के खिलाफ ये लड़े थे। राणा सांगा चूंकि इसको पहले हरा चुके थे बहुत बुरी तरह से, याद रखना, एक बार राणा सांगा से इनका सामना हो गया था, तो राणा सांगा ने हराया भी था इनको। तो राणा सांगा, आलम खान और दौलत खान, यहाँ पर जब इसकी सेनाएं बहुत कमजोर थीं, बहुत कमजोर सेना हो रही थी, तो उस समय पर इसने जिहाद का नारा दिया, जिहाद का, यानी अपने लिए लड़ना। और कहते हैं बाबर ने बहुत जबरदस्त मोटिवेशन दिया था अपनी सेना को, और इसकी हारती हुई सेना इतनी खतरनाक तरीके से लड़ी थी कि उसने हारी हुई स्थिति को जीत में बदल दिया था। और फिर इसने बोला था यहाँ पर विधर्मियों का कत्ल करने के लिए कि मैं अब जो है विधर्मियों का कत्ल करवाऊंगा, और इसी के बाद में इसने गाजी की उपाधि धारण कर ली। विधर्मी का कत्ल यानी जो मेरे धर्म का नहीं है उसका कत्ल कराए। तो बाबर इस नीति से चला। राणा सांगा जिनका जिक्र आ रहा है, बहुत महान व्यक्ति थे। इतिहास में आपने अभी देखा होगा, पिछले समय एक विवाद रहा था, है ना, कि राणा सांगा किन स्थितियों में इसको बुलाते हैं बाबर को, उन्होंने कहते हैं कि भाई बाबर को बुलाने के पीछे उनका हाथ है, लेकिन उस समय की स्थितियां क्या थी वो आपको देखना होगा, ठीक है। उस समय की स्थितियां ऐसी थी कि बाबर जब भारत में आया, बाबर जब भारत में आता है, तो राणा सांगा से उनका जब युद्ध हुआ, तो ये कहते हैं कि राणा सांगा उनका धड़ भी कट गया था, तब तक लड़े थे, ठीक है। उनके शरीर पर 80 घाव थे, बड़े योद्धा व्यक्ति थे, बड़े सम्मान्य व्यक्ति हैं, इस देश को याद रखना चाहिए राणा सांगा जी को। चंदेरी का युद्ध बात करेंगे, 29 जनवरी 1528 को हुआ, मेदिनी राय के खिलाफ में हुआ। घाघरा का युद्ध, ये लोदी फिर से इकट्ठे हो गए। शेरशाह सूरी जो पहले आपका बाबर की ही सेना में काम करता था, नुसरत खान, इन सब ने एक ग्रुप बनाया। चूंकि ये आपका घाघरा नदी के समीप में लड़ा गया, इसको बोलते हैं जल और थल, यानी कि आपका वाटर और लैंड दोनों पर ये लड़ा गया था। तो कौन कौन से क्रम बताइए, 1526 में क्या हुआ? पानीपत। 1527 में बताइए खानवा। 1528 में मुझे बताइए फटाफट से कौन सा युद्ध लड़ा? 1529 में बताइए। तो 1528 में क्या बोलेंगे? चंदेरी का युद्ध। और 1529 में घाघरा का। पानी पिया, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चादर ओढ़ी, और घाघरा पहन के सो गया, ठीक है। यहाँ देखिए, बाबर का शासनकाल कुल 4 वर्षों का रहा। 1530 में बाबर की मौत हो जाती है, ठीक है। बाबर की आत्मकथा का नाम है आपका तुजुके बाबरी। भैया इनके ईयर मत भूल जाना, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इस युद्ध का ईयर, बाकी कोई कुछ याद नहीं रखना है आपको।
पानीपत इब्राहिम लोदी के खिलाफ, खानवा की अगर हम बात करें राणा सांगा जी के खिलाफ में, चंदेरी की बात करते हैं मेदिनी राय के खिलाफ में, घाघरा की अगर हम बात करते हैं तो ये लोदी और जो शेरशाह सूरी का एक ग्रुप बना, तो लोदी ही आप बोलना, ठीक है। बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। चूंकि बाबर जहां से आया था फरगना क्षेत्र से, कहाँ से आया था, फरगना, जहां उसका जन्म हुआ था, वहां भाषा बोली जाती थी आपका उसको बोलते चगताई, तो चगताई तुर्क। तो इसने चगताई तुर्क भाषा में इस किताब को लिखा, और आत्मकथा लिखने वाला मुगल काल का ये पहला शासक था। बाद में इस बाबरनामा को फारसी भाषा में बदला पायंदा खान ने, अब्दुल रहीम खान खाना ने। इंग्लिश ट्रांसलेशन जो बाबरनामा का हुआ है वो किया है जॉन लेडिन और एस्क्रिनी ने। इसने अपनी आत्मकथा में कृष्ण देवराय जो विजयनगर थे उनको शक्तिशाली शासक बताया था। बाबर की अन्य पुस्तकें, मुबैयान बहुत पूछी जाती है, मुबैयान किसने लिखी है, इस्लामिक कानून पर। दीवार बुक का राइटर कौन है, बाबर है। तारीख रसौदी इसी के टाइम पर मिर्जा हैदर ने लिखी थी। बाबर जब मर गया तो उसको दफनाया गया आराम बाग आगरा में, क्योंकि इसकी इच्छा थी मुझको अफगानिस्तान में काबुल में दफनाया जाए, तो बाद में काबुल पहुंचा दिया गया। बचपन का नाम मोहम्मद जहीरुद्दीन था। 4 बेटे हुए इसके, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इसकी कहानी इसके बाद शुरू होगी, ठीक है। बाबर ने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। ओके बॉस। तो बाबर द्वारा बनाई गई कुछ चीजें हैं, जैसे काबुली बाग मस्जिद जो पानीपत हरियाणा में है, कहाँ पर, किसने बनाई, बाबर ने बनाई। जामा मस्जिद संभल वाली किसने बनाई थी, संभल वाली, ये बहुत पूछी जाती है। इसको कई बार जामी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, जामी। जामी मस्जिद किसने बनाई, संभल में, संभल में, तो वो बनाई आपका बाबर ने। बाबरी मस्जिद आप जानते हो, बाबरी मस्जिद जो आपका अयोध्या में, यूपी में बहुत चर्चित रही है। इसको इसके ही एक सेनापति, बाबर का एक सेनापति था मीर बांकी, उसके द्वारा बनाया गया था, और ये बनी थी 1528 से 29 के दौरान, ठीक है। बाबर का मकबरा ये खुद इसने बनवाया। आराम बाग आगरा में इसी ने बनवाया, इसी को बोला इसने बाग नूर अफसान 1526 में। इसके बाद में कितने बेटे थे इसके, 4, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ठीक है। और इसके बाद में गद्दी पर जो आया हुमायूं, तो हमारी जो कल की कक्षा होगी वो हुमायूं से शुरू होगी। बात क्लियर है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जितना आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज करें। आप सबने जन्मदिन की जो बधाइयाँ दी उसके लिए बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप ये समझ लेना कि आपकी कामयाबी हमारे जन्मदिन का गिफ्ट होगी। जिस दिन आप आए कामयाब होकर के, अभी लिखिए सामने डेस्क पे, कामयाब होके भैया को जन्मदिन का गिफ्ट दूंगा। तो जिस दिन आप कामयाब होंगे बस आप मिलें और ये एक बार कहना मुझसे कि भैया मेरा जो ये सिलेक्शन हुआ है यही आपका गिफ्ट है। तो मुझे दुनिया के जितने भी गिफ्ट हो सकते हैं, है ना, कुछ हो सकता है उपहार नाम की चीज़, तो मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बेहतरीन उपहार ये मेरे लिए होगा कि किसी ने उसको काउंट किया, किसी ने उसको समझा, मेरी भावनाओं को समझा, मुझे समझा, और मेरे भाई या बहन होने के नाते उस उपहार के लायक मुझे समझा। तो थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। बहुत सारा प्यार और बहुत सारा ध्यान आप अपना रखें, अच्छे से आगे बढ़ते रहें। घर पर सबको नमस्ते बोलना, माता पिताजी सबसे बोलना कि हमें आशीर्वाद दें, ठीक है। हमारे जन्मदिन पर ये बात आपको बोलनी है सबसे, घर अभी सुनाना है सबको ये बात, और ये बोलना कि भैया एक नमस्ते आया आप सबके लिए, घर में जो भी हो, चाचा ताऊ ताई दादा दादी, बड़े भाई बड़ी बहन भाभी, ठीक है, मामा मामी, जहाँ कहीं भी आप रहते हों या पढ़ते हों, जिनके पास में आपके छोटे भाई बहन, तो सबको हाथ जोड़ करके नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।